हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमें पता है कि आप लोगों को थ्योरी बहुत पसंद है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे जो रिमेनिंग थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। और इसमें आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं मिलेगी, बस थोड़ी बहुत थ्योरी है जो हमने अभी आज पहले से लिख ली है, जो हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत बस थ्योरी होगी इसके अंदर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कुछ डेफिनेशन होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, फिर इनका आपस में रिलेशन देखने के बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसके बाद ये जो तीन मटेरियल्स हैं इनको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो हमें पता है थ्योरी देखकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, है ना। जिस तरह से केमिस्ट्री में जब थ्योरी आती है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, और फिजिक्स में जब कभी कंसेप्ट आते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता नहीं है। बट आज हम लोग दिन भर थ्योरी ही पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो विदाउट मच एडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, जो पेज हमने लीव करे थे वहां पे, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। और जो जो हम आज बताएंगे पूरा का पूरा आपको याद करते जाना है। एक बार में याद नहीं होगा, थ्योरी बहुत ज़्यादा है। आप ये पूरा वीक मान के चलो, रोज रिवाइज करते रहोगे तब जाकर अच्छे से ये याद हो जाएगा, परमानेंटली याद हो जाएगा। रोज याद करना है इसको अपने को, और हर 15 दिन में इसका रिवीजन करना है। फिर से रिपीट कर दूं, टॉपिक मेंस के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में टॉपिक नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे। चलिए, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में कुछ बेसिक डेफिनेशंस होगी, उनसे स्टार्ट करेंगे। बट वो डेफिनेशन समझने के लिए सपोज हम एक सॉलिनॉइड लेते हैं। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इसका वो होगा एक सॉलिनॉइड अगर हम लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। तो मुझे बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। पर यहीं अगर मान लो सेम सोलेनोइड के अंदर अगर मैं कोई दूसरा मटेरियल री इंट्रोड्यूस कर दूं, देखो आपने देखा यहाँ पर एक दूसरा मटेरियल इन द फील्ड है। अब हम देखना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल क्या चेंज आता है। तो देखो, इसी सोलेनोइड के अंदर हमने एक मटेरियल फिल कर दिया। तो जैसे ही हम इस सोलेनोइड के अंदर मटेरियल फिल करते हैं तो म्यू नॉट की जगह आ जाता है म्यू, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाता है म्यू एन आई। एम मतलब ये जो लिखा ना, बी एम, एम मतलब एम रिप्रेजेंट करता है मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और बी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड। ये ठीक उसी तरह से वो याद है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन आता था मीडियम में। याद आ रहा है, इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते थे। बस कुछ इसी तरह से लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो वापस लिख देते हैं। बी एम इक्वल्स टू म्यू एन आई। और ये था आपका बी नॉट। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में ये जो एन आई आता है, ये जो एन आई वाला टर्म है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। जो अंदर का रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए बेसिकली ये जो एन आई दिख रहा है आपको, दिस एन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो बस इसी को, ये जो एन आई की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है अंदर, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है।
तो मैग्नेटिक सबसे पहला हमारे पास टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। याद करते जाना है ना, मैं फिर रिपीट करूंगा, पूरा थ्योरेटिकल है, आगे डेफिनेशंस बहुत सारी आने वाली है, आपको याद करते जाना है। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। कैपिटल एच स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। एन आई को हमने यहाँ पे बोला मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर मैं एन आई को एच बोल देता हूं तो क्या ये दोनों फॉर्मूले से लिख दूं, म्यू नॉट इंटू एच और म्यू इंटू एच। तो अब हमारे पास फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में रिलेशन आ गया। बात समझ में आ रही है सबको। ये जो अब एच होता है, इसको हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। क्यों वेक्टर ट्रीट करते हैं, क्योंकि देखो क्या होगा कि लेफ्ट में जो आप टर्म देख रहे हो, लेफ्ट में जो टर्म, कलर में मेरा नहीं आ रहा, नया कलर लगाते हैं रुको। ये जो आप लेफ्ट में टर्म देख रहे हो, ये वाला टर्म, ये तो वेक्टर है। तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर जिसकी वैल्यू, जिसके पास दो चीजें होगी, एक तो वैल्यू और एक डायरेक्शन। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ बी वेक्टर। ये यूनिट कैप है, यूनिट वेक्टर। ई कैप मतलब यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन दे रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर। क्या आप मुझे यहाँ से यूनिट निकाल के बता सकते हो, यूनिट कैसे निकालोगे। यूनिट दिख रही है यहाँ से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, एम्पियर पर मीटर। बिल्कुल सही, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। अब लिखवा दूंगा, सारी चीजें लिखवा दूंगा, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि रीजन क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। तो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। तो क्या होता है कि जब आप कोई सपोज एक मीडियम लेते हो, जैसे मान लो ये एक मीडियम है जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये सपोज अभी इस मीडियम के अंदर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर से हमने कोई फील्ड नहीं लगाई, तब भी क्या होता है, इसके अंदर है ना जो एटम्स होते हैं, आप लोगों ने वैसे तो ये उसमें भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में थोड़ा बहुत शायद पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं, शायद पढ़ा होगा कि उनके पास उनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है एटम्स के पास। और वैसे भी हम लोग ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूमता है, वो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। ठीक है, ये हमने भी पढ़ा है, और वैसे भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आइडिया होता है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबको पता है कि जो एटम होता है उसके पास खुद का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब ये देख रहे हो आप डायग्राम में, 6-7 एटम मैंने बनाए हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट रेंडमली अरेंज्ड है, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में अरेंज्ड है। तो ऐसे में क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन सबका सम कितना आएगा, बल्क एटम में जीरो आए, मतलब बल्क सब्सटेंस में जीरो आएगा, इधर उधर रैंडम डायरेक्शन है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। पर सिचुएशन चेंज होने वाली है। सिचुएशन चेंज कब होने वाली है, जब आप इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो। देखो ये मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये आपको एक्सटर्नल फील्ड दिख रही होगी बी, इसको बी नॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, बी नॉट वो एक्सटर्नल फील्ड है जिसमें इसको रख रहा हूँ मैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे इतनी देर से। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो डायपोल्स बने हैं एटम के अंदर, जो मैग्नेटिक डायपोल्स बने, देखो जरूरी नहीं सेम डायरेक्शन में जाए, एक्चुअली क्या होता है, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आगे जाकर हम देखेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसके अंदर ये डायपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं। वो सब अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे। तो ये सब अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, बट अभी आप तो ऐसा समझ लो कि ये एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। पर अब ये क्या हो गया, इन जनरल इनको डायरेक्शन मिल गई, इनके लाइफ से जो डायरेक्शन मिसिंग थी, इन्हें वो डायरेक्शन मिल चुकी है, जिसके कारण अब क्या होगा बताओ, मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, याद करो, याद है मैग्नेटिक मोमेंट के कारण खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी अब।
अब ये जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ये रीजन होता है कि मटेरियल के अंदर ये रीजन होता है कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं हमेशा, जो आपको हर बुक में मिल जाएगा, वो होता है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर क्या होता है कि जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सॉफ्ट आयरन को अगर आप रखोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स इतने अच्छे से ओरिएंट हो जाते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं कि मतलब बिल्कुल मजा ही आ जाता है। वो सब बात ही बात है, आगे हम टाइप्स ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। चलो, ये टर्म आपको क्लियर हुआ कि रीजन क्या होता है चेंज का। तो अभी हमने सिर्फ एक ही चीज देखी, लिखवा देंगे, लिखने से पहले समझ लो, अभी हमने सिर्फ एक ही चीज देखी, और वो चीज हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है। ये वो चीज होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एन आई बना रहा है। स्मॉल एन इंटू आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ध्यान रखना, ये टर्म अलग है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एच, और अभी तक हम जो पढ़ते थे वो था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी। समझ में आ रहा है डिफरेंस? बहुत बढ़िया। चलो, अब इसके बाद थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा अभी 2 मिनट में। जरा से लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। फिर नेक्स्ट टर्म होता है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने के कारण, ध्यान से सुनना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने के कारण किसके अंदर डाइपोल्स, किस मटेरियल के अंदर डाइपोल कितने अच्छे से ओरिएंट हो रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए डिफाइन किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भाई कोई मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो पा रहा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सिंपल सी बात है, देखो, सेम, अगर हम लोग मान लो वॉल्यूम लेते हैं, तो सेम वॉल्यूम के अंदर जिसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, वो उतना अच्छे से मैग्नेटाइज हो पा रहा है। सिंपल बात है भाई, सेम वॉल्यूम के अंदर, ऑब्वियस बात है, आप ज्यादा वॉल्यूम लोगे तो ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, पर सेम वॉल्यूम में कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्या है? मतलब वही जो आपके सामने लिखा है, मतलब सिंपल है, देखो, फिर से रिपीट कर देते हैं, मीनिंग क्या है। भाई दो मटेरियल हैं, आपको कंपैरिजन करना है। अच्छा मुझे बताओ कि आयरन और एल्यूमिनियम में से अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो अगर मैं आयरन का 1 kg लूँ, मतलब आयरन का मैं मान लो 1 मीटर क्यूब लूँ और एल्यूमिनियम का मैं 20 मीटर क्यूब लूँ, तो क्या कंपैरिजन हो सकता है क्या? डेंसिटी का कंपैरिजन करोगे तो कैसे करते हो आप? पर यूनिट वॉल्यूम करते हो ना। भाई ऑब्वियस बात है, आप जिसका वॉल्यूम ज्यादा लोगे अदरवाइज, उसके अंदर तो प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा ही मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कैसे करोगे आप? तो बोलोगे कि मैग्नेटिक मोमेंट याद है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट कर रहे हैं ना, ये देखो, थ्योरेटिकल है, एक एक चीज याद रखनी है आपको इसमें। ये देखो, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब दो मटेरियल्स को अगर आप कंपेयर करते हो, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या देता है? इट गिव्स द आइडिया ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। जितना ज्यादा वो अंदर मैग्नेटाइज हो सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर कितने मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होने की एबिलिटी है। अच्छा, इसकी यूनिट निकाल सकते हो? मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट याद है? आई इंटू ए, करेंट पर यूनिट, सॉरी, करेंट इंटू एरिया, याद है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक टाइप ऑफ मोमेंट, करेंट इंटू एरिया। तो करेंट इंटू एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या आ रहा है बताओ? एम्पियर पर मीटर। ये किसी और की भी यूनिट आई थी क्या अभी 2 मिनट पहले? याद करो, क्या इसके जैसी कोई यूनिट आई थी एम्पियर पर मीटर 2 मिनट पहले आई थी? बिल्कुल, 2 मिनट पहले ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर ही आई थी। सॉरी, अपना मैग्नेटाइजिंग फील्ड की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर आई थी, ये लिखा। तो दोनों की यूनिट सेम होती है। अब सुनो, एच ने बी बनाया। एच मतलब याद है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो एच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बी।
और बी जो है वो क्या क्रिएट करेगा? अभी हमने देखा फील्ड लगाने से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, तो बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एम। और जितना ज्यादा एम होगा, आई उस पर डिपेंड करेगा। आई मतलब ये देखो, पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा एम क्रिएट होगा, पर यूनिट वॉल्यूम, पहले लिखने दें। हाँ हाँ, अभी लिखने देंगे ना, 2 मिनट बस, एक डेफिनेशन और पहले चिपका देते हैं, और एक डेफिनेशन चिपकाने के बाद आप आराम से लिख लेना। पहले शुरू शुरू में बिल्कुल फ्रेश माइंड है ना। अभी हाँ बिल्कुल लोहा गर्म है, तो उससे पहले कि, हाँ तो हम अभी उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट बता दें, उस वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अभी क्या है, समझो सही बात क्या है, एक्चुअल फ्रैंक बात बताता हूँ। ठीक है, फ्रैंक बात बताऊँ, आप किसी को बताना मत। अभी क्या होता है ना, कि 8:30 तक स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, 8:30 तक ज्वाइन करते हैं वो लोग। 8 बजे क्लास होती है, वो आते ही 8:30 8:35 तक हैं, अभी तो उठे होंगे, ब्रश कर रहे होंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि जब तक वो लोग आए, तब तक हम कम से कम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट तो कवर कर लें। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अभी हमें मत रोको, अभी सारे कंसेप्ट बता लेने दो। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, हम ये बता रहे थे, एच के कारण बी आया, बी के कारण एम आया, और एम के कारण आई फाइंड कर रहे हैं हम लोग, एम के कारण आई कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हैं ना हम, कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। कौन? ये फाइनल चीज जो भी हमने फाइंड करी, और ये जो इनिशियल चीज हमने लिखी थी, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम बोलते हैं काय। सुना तो वही नाम आप लोगों ने, काय। चाय मत बोलना इसको ना, CHI लिखने का मतलब चाय नहीं है, काय। ग्रीक सिंबल काय। जैसे अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वैसे ही होता है, जैसे अपन ABCD पढ़ते हैं, वो लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। काय, हाँ वो कुंफू पांडा में वो बोलता था ना, काय। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ गए सब लोग, गुड। तो बहुत बढ़िया, समझ चुके हो। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी समझते हो? ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना ससेप्टेबल है वो मटेरियल मैग्नेटाइज होने को लेकर। ससेप्टेबल मतलब कितना, कैसे समझाया, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ससेप्टेबल मतलब ये इंग्लिश टर्म हो गया ना, कि हाउ मच यू आर ससेप्टेबल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। तो देखो, ये जो उसको डिफाइन करना होगा अगर मुझे, तो उसको डिफाइन कैसे करूंगा? रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आई एंड एच। आई क्या था आपका? आई था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या था? एच क्या था? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं काय। ये एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मटेरियल जो होता है वो किस डिग्री तक मैग्नेटाइज हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहीं पे चीजें इंटरेस्टिंग होती है, आगे जाकर देखो। आगे आकर हम लोग देखेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का काय नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? और नेगेटिव का मतलब वो भी कम होती है वैल्यू, -1 से 0 के बीच में होती है। नेगेटिव होता है -1 से 0 के बीच में होता है, इसका मतलब क्या है कि ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे। ये ज्यादा ससेप्टेबल नहीं है मैग्नेटाइज होने को लेकर। ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे, और उसमें भी नेगेटिव होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे बट ज्यादा नहीं हो पाएंगे, ज्यादा ससेप्टेबल नहीं है मैग्नेटाइज होने को लेकर। फेरोमैग्नेटिक, आपके हमारे हम सबके फेवरेट मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे सेम डायरेक्शन में, और इनके पास काई की एक लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है। और कुछ होते हैं आपके जैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। बस अभी 2 मिनट में लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो हाँ, तो अब हम ये बता रहे थे कि देखो दोनों की यूनिट सेम थी। आई और एच की यूनिट अभी हमने देखा था सेम थी, तो इसका जो रेशियो होगा इट विल बी डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब काई जो होता है वो एक प्योर नंबर होता है, उसके पास कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज डायमेंशनलेस, प्योर नंबर है, जो ये बताता है कि कोई भी मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के प्रेजेंस में कितना ज्यादा अपने अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करेगा। हाँ, जहाँ 10 पेजेस हमने लीव करे थे वहीं पे ये नोट करना है। 10 पेज भी की नहीं, मतलब 4-5 पेज में ही काम हो जाएगा। अरे हाँ, एनसीईआरटी से जब हम लिखेंगे चीजें तो 10 पेज पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, 10 पेजों में काम हो जाएगा आपका, पेज हम वेस्ट नहीं होने देंगे आप। हाँ, तो क्या लिख लेंगे पहले यहाँ तक का? 1 ही मिनट का काम बचा है, पहले लिख लेते हैं चलो, अब है ना, इतना याद कर लो क्योंकि आगे मुझे इन सबको रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करना पड़ेगा तो आपको याद तो होगा नहीं अभी कुछ भी, तो आप कॉपी से देख के ही समझ पाओगे कि क्या क्या टर्म्स पढ़े हैं हमने ना। पहली बार में याद करना बहुत टफ होता है। हमने भी जब ये पहली बार याद किया था तब बड़ी दिक्कत आई थी। हमें याद है ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक पर एक्सपीरियंस हमने एक चीज सीखी है इस टॉपिक में, खुद की गलती करके हमने एक चीज सीखी कि इस तरह के जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं उनको आप एक बार में पूरा डाइजेस्ट करने की कोशिश मत करना। रोज थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो टॉपिक पूरा निपट जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा याद करना, एक एक बार पढ़ना, 3-4 दिन में एक बार पढ़ते जाना, तो 15-20 दिन में याद हो जाएगा पूरा टॉपिक, और अच्छा याद होगा, बढ़िया। इसे मेरी तरह बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लो। सब कुछ लिखना है। बी नॉट मतलब ओरिजिनल। मैं लिख देता हूँ, ये देखो डायग्राम देखो, बी नॉट मतलब ओरिजिनल। फिर मटेरियल के आ जाने से बी एम मतलब इनसाइड मटेरियल।
वापस बता दें? कर लिया नोट। याद भी कर लिया। देखो, इसलिए हमने क्या भी लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे मे अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दे विल ऑलवेज अलाइन मत लिखना, दे मे अलाइन। सेम डायरेक्शन में भी अलाइन कर सकते हैं, अपोजिट में भी अलाइन कर सकते हैं, पर अलाइन करेंगे। लास्ट स्लाइड, ओहो। बिल्कुल टॉर्टोइज जैसे लिखते हो सब लोग, बिल्कुल स्लो। टॉर्टोइज की जैसी स्पीड से लिखते हो।
जो नेक्स्ट डेफिनेशन में लिखी थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलिए नोट, बहुत ही बढ़िया। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी राइटिंग में मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, और मुझे बहुत बुरा लगा। बड़े ही मीन हो आप लोग। अब खुद से हम अपने राइटिंग की तारीफ करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। पर अब कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब, जब मांग के लिया जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट ही क्या। इसलिए अब तो नोट ही करो सिर्फ। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, जितनी खराब राइटिंग पॉसिबल हो उतनी खराब राइटिंग में लिखेंगे चीजें।
लास्ट में क्या लिखा है एक्स के बाद? कहाँ पर एक्स के बाद? किस साइड बोल रहे हो एग्जैक्टली आप? राइट में आई इक्वल टू काई इंटू एच। डायमेंशनलेस के बाद क्या लिखा है? डायमेंशनलेस के बाद लिखा है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा ना वो। इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं पढ़ पा रहे हो। आई एम सो डिसअपॉइंटेड टू मतलब टुडे, इतना अच्छे से लिखने के बाद। और ऐसे एग्जाम हॉल में पड़ोस वाले की जितनी भी खराब हैंडराइटिंग हो वो समझ में आ जाती पर अभी क्लासरूम में इतनी अच्छी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है। सर्कमस्टेंसेस। चलो, यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा। याद भी कर लिया होगा। अब देखो क्या होगा कि इन सब टर्म्स का मैं आगे यूज करूंगा। ठीक है। तो आपको रेफर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी क्लासरूम सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, जैसे आपको याद है कि हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया था। याद है? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन फ्री स्पेस। वैसे ही ये कुछ है। रिलेटिव परमिएबिलिटी कुछ भी नहीं करा हमने, वही जैसे आप करते थे ना, कि रेशियो ऑफ एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट इज एप्सिलन आर। वही लिखा है देखो मैंने। जिसको आप उसके थे ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे, ये वही फॉर्मूला है, बस परमिबिलिटी लिखा है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए किसी को। ऐसे ही लिख दिया अपने अलग से कि आपको याद होना चाहिए कि ये कभी सभी ये टर्म्स आ सकते हैं आपको, है ना। कभी किसी ने बोल दिया कि किसी मटेरियल की रिलेटिव परमिबिलिटी इतनी है, तो आपको पता होना चाहिए सब म्यू कितना लोगे आप। जैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दी आपको 4 मान लो एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए इसका परमिएबिलिटी कितना होगा मीडियम का। ठीक है, म्यू नॉट इंटू 4। अच्छा, एक और चीज समझ में आ रही है आपको यहाँ पर कि रिलेटिव परमिएबिलिटी भी एक प्योर नंबर होगा। जैसे डायरेक्टिव कांस्टेंट एक प्योर नंबर होता है, वैसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी भी क्या होगा, एक प्योर नंबर होगा। चलो, अब हमने एक ही समझी आज जो डिस्कशन हुआ उससे ही समझा कि मटेरियल के अंदर एक्स्ट्रा कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। देखो, आपने लगाई फील्ड कितनी, बी नॉट, और फाइनली मटेरियल के अंदर नेट फील्ड आ गई बी एम। देखो, पहले बी नॉट फील्ड थी, ये देखो पहले ही डायग्राम देखो, चलो पहले बी नॉट फील्ड थी और मटेरियल के आ जाने से फाइनल फील्ड हो गई बी एम। तो इसमें से बताओ कि मटेरियल का कंट्रीब्यूशन कितना है। सिर्फ मटेरियल के अंदर की फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा बी एम माइनस बी नॉट। तो मटेरियल ने खुद का कंट्रीब्यूशन कितना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल ने बनाई वो इतनी है। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी कि मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर पाता है पर यूनिट वॉल्यूम। देखो सिंपल बात है, मटेरियल जो है उसके अंदर फील्ड आ क्यों रही है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते थे याद है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, याद आ रहा है? तीन डेफिनेशंस पढ़ी अपन ने अभी, एक तो काई ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एक हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। तो जितना ज्यादा, सॉरी, यहाँ पर जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ज्यादा मटेरियल खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू आई। और एक्चुअली क्या होता है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट इस तरह से ओरिजिनली डिफाइन होता है। जब आप सोचते हो ना म्यू नॉट डिफाइन कहाँ से होता है, म्यू नॉट यहाँ से डिफाइन होता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्चुअल में म्यू नॉट होता है, जिसको आप यूज करते हो ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई वगैरह, वो सब कुछ टर्म्स यहाँ से आते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड म्यू नॉट। चलो, अब इसके बाद ये म्यू नॉट को डिफाइन इस तरह से किया गया था पहले। ठीक है, अब इसके बाद बी एम क्या है? बी एम है नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल।
अब मुझे बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल को हम क्या लिख सकते हैं? नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एच। ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल है, क्या मैं इस नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल को, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? म्यू इंटू एच। आज अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ना, बी एम इक्वल टू म्यू इंटू एच और बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग ही चीजें हुई थी अपनी आज की। और बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। उसको मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस को मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट इंटू एच। और एक लास्ट टर्म और इसमें जो लिख रहे हैं हम लोग वो ये वाला है, म्यू नॉट आई। में आई याद है अभी हमने पढ़ा था, का इज द रेशियो ऑफ आई बाय एच। बस तो वही लिखा है। यहाँ से देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको म्यू और म्यू नॉट में रिलेशन मिल रहा है। अब म्यू बाय म्यू नॉट क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो उसको मैंने लिख दिया, देखो म्यू बाय म्यू नॉट को मैंने लिख दिया म्यू आर। तो यहाँ से जो मुझे इक्वेशन मिल रही है, एक तरफा इक्वेशन जो मुझे मिल रही है, वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है बताओ? ये इक्वेशन रिलेट कर रही है रिलेटिव परमिएबिलिटी विथ काय, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। बिल्कुल डायरेक्ट छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, मेंस में इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने को पता होनी चाहिए सभी इक्वेशन। ठीक है, अभी लिखवा देंगे, बस अब 1 मिनट का काम रह गया है। तो फिर एक्चुअली क्या है, ये चारों मटेरियल, तीनों मटेरियल, सॉरी तीनों मटेरियल जो है ना, स्टार्टिंग के तीन, पैरा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, ये हमें डिटेल में देखना है एनसीईआरटी में से। तो उससे पहले जरा एक बार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में नजर डालो। अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, ये वो मटेरियल हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इनके लिए काई नेगेटिव होता है, स्मॉल वैल्यू होती है -1 से 0 के बीच में। डाइलेक्ट्रिक थोड़ा ना बोला मैंने, डायमैग्नेटिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों बोलूंगा मैं? मैंने बोला डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डाइलेक्ट्रिक क्यों बोलूंगा मैंने? अरे कहाँ से बोला मैंने, कुछ भी सुन लेते हो आप लोग। अरे मैं डायलेक्ट्रिक क्यों बोलूंगा? डायमैग्नेटिक बोलूंगा ना मैं, डायलेक्ट्रिक। हाँ, चेक कर लेंगे, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना आप बस। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट की कलर कॉम्बिनेशन। लोगों का मैसेज आ रहा है, बढ़िया है। अब हमें पता है हम हैं क्रिएटिव, तो क्या कर सकते हैं। ग्रे कलर अच्छा लग रहा है। हाँ, वो हमने ट्राई किया पहली बार, ग्रे कलर जो नीचे है सबसे लास्ट लाइन में, वो भी हमें दिख रहा कि अच्छा लग रहा है काफी। और ओवरऑल मिक्स मैच कलर भी अच्छे लग रहे हैं। तो कंसेप्ट पर ध्यान दो ना। हम ये बोल रहे थे डाई मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, पैरा मैग्नेटिक के बारे में हम बता चुके हैं कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। अभी डिटेल में बात होगी इन सब पर, डिटेल में हम चर्चा करेंगे इन सब पर। फेरोमैग्नेटिक अभी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तब हम बताएंगे। फेरोमैग्नेटिक, दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। जैसे अभी हम आगे देखेंगे, कुछ एक तरफा मटेरियल होते हैं जो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर सेम डायरेक्शन में इतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चार चांद लगा देते हैं, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सब कुछ बता चुका था मैं, बस नोट करने की बारी थी। इसे नोट कर लिया जाए, फिर हम आपकी फेवरेट बुक ओपन करने वाले हैं।
नोटेड। अब ये रिलेशन भी लिख लो। रिलेशन में क्या लिखा है? ये फाइनल रिलेशन था, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। याद है वो का है? उसमें रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग। लास्ट स्लाइड। फोटो ले लो अब, फिर आराम से लिखते रहना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नोट कर लो जल्दी से रिलेशन।
प्रीवियस स्लाइड। फोटो ले लिया करो भाई पहले, उसके बाद ही लिखना है। पहले फोटो लेना है, उसके बाद ही लिखना है। कर लिया नोट? बहुत बढ़िया, गुड। चलो अब हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी पर। इसमें हम लोग ये सारे टर्म्स अलग से देख चुके थे, याद करो। और यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब कुछ बताकर कंप्लीट करा था। आज हम लोगों ने ये मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जितने भी टर्म्स होते हैं ये सब कुछ देखे। काई वाई जो देखा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इनका आपस में सबका रिलेशन। और अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार टेबल देखो। आपको रफली इस टेबल से आइडिया लग रहा है कि जिन जिन का काई नेगेटिव है वो किस टाइप के मटेरियल होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। और जिनका काई पॉजिटिव है वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, राइट। तो देख सकते हो कि कौन से मटेरियल्स डायमैग्नेटिक हैं, कौन से। देखो थोड़ा एक है ना, रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेंस वाले इतने इतने खराब लोग होते हैं वो लोग, कि मैं आपको क्या बताऊं, कि कई बार वंस इन ए वाइल्ड वो क्या कर लेते हैं, चार मटेरियल आपको देकर इनसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है। तो हल्का सा एक थोड़ा थोड़ा आइडिया अपने को देख कर समझ में आना चाहिए, है ना। थोड़ा अपने से केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कौन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायमैग्नेटिक होता है ना। तो थोड़ा बहुत अपने को ये टेबल के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन निपटा लेना। मैं पूरा भरोसा रख रहा हूँ आप लोगों पे कि आप लोग इस क्वेश्चन को निपटा लोगे। ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा कि आपको इस क्वेश्चन को निपटा देना है, जब भी टाइम मिले आपको इस क्वेश्चन को निपटाना है, मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में मैं खुद ही पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, बीच में जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं आपको दूंगा। अभी हाल फिलहाल देखो, ये सब कुछ पढ़ना, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है जो अभी अपन ने डिस्कशन करा, इसके हेल्प से ही पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक डिफाइन होते हैं। काई अगर नेगेटिव है तो पैरा, काई अगर पॉजिटिव है और स्मॉल है तो, सॉरी, काई नेगेटिव है तो डायमैग्नेटिक, काई अगर स्मॉल और पॉजिटिव है तो पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक के लिए काई इज लार्ज एंड पॉजिटिव, जो अपन ने सबसे आखिरी में देखा था, -1 से 0 डायमैग्नेटिक, और स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर लार्ज वैल्यू है पॉजिटिव तो फिर फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। वही टेबल की बात चल रही है कि जो अभी अपन ने रिलेशन देखा, ये वही लिखा हुआ है। मेरे एनसीईआरटी में शायद सिंबल्स वगैरह अजीब से लिखे हुए हैं, जो अपन ने लिखा है वो समझ लेना। जो अपन ने लिखा था, ये सब कुछ अपन ने लिखा था, -1 से 0, ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा, यही वो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अलग से कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अभी। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है, डायमैग्नेटिज्म से शुरू होता है, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करा रहा हूँ जो आपको हर मटेरियल के याद करने हैं, ठीक है। हर मटेरियल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको याद करने हैं। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डायमैग्नेटिक मटेरियल का ये होता है कि दे हैव द टेंडेंसी
टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, जैसे अगर आपके पास किसी रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। या इन शॉर्ट जो लिखा है, अनलाइक द वे मेटल, या जैसे मैग्नेट हो गया, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या करेगा, डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वीकली रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? डायमैग्नेटिक के मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बताया था वैसे आपको कि अपोजिट जनरेट होते हैं। डायमैग्नेटिक के मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट जनरेट होते हैं, तो क्या होगा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या होगा, दे विल बी वीकली रिपेल्ड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्क करके एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी में आपको इसे याद रखना है। ये पहला पॉइंट हुआ। अब देखो डायमैग्नेटिक कौन कौन थे, जैसे मर्क्यूरी हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। आपको लगता है ये सब मेटल है एक तरह से, आपको लगता है कि मेटल मतलब क्या, मैग्नेट लाओ तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप मैग्नेट गोल्ड के पास लाओगे तो इट विल बी वीकली रिपेल्ड। अब रिपल्शन इतना कम होगा क्योंकि देखो एक्चुअली है ही इसका काय कितना कम, रिपल्शन बहुत कम होगा, आपको फील नहीं हो पाएगा, बट इट विल बी रिपेल्ड रादर देन बीइंग अट्रैक्टेड, इट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, दे विल बी वीकली अट्रैक्टेड, थोड़ा सा वीकली अट्रैक्ट होंगे पर इतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे। जैसे आप एल्यूमिनियम है, अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से पर आपको पता नहीं चलेगा। आयरन अट्रैक्ट होता है, आपको एकदम से पता चलता है। एल्यूमिनियम अट्रैक्ट होगा, किसी को पता नहीं चलेगा एकदम से, पर इतना वीक अट्रैक्शन होगा कि आपको देखो ना 2.3 × 10⁻⁵ के एल से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही ज्यादा वीक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है उसके अंदर। चलो अब इसके बाद ये एक बार पढ़ने से आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर फील्ड। वो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, देखो डायमैग्नेटिक के लिए देखो अंदर क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस कम हो रही है। अब जितना दिखाया है उतनी भी कम नहीं होती। देख रहे हो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, काई देखो ना कितना कम है यूजुअली। हाँ, जिसका काई बहुत ज्यादा है वो अलग बात है, -1 के आसपास है उसके लिए तो क्या होगा, अंदर फील्ड गायब भी हो जाएगी, वो अलग बात है। पर अदरवाइज क्या होता है, जनरली देखोगे तो आपको अंदर फील्ड कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कहाँ जनरेट होता है, अपोजिट होता है। तो वो क्या करता है, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को काफी हद तक कैंसिल करने की कोशिश करता है। इसीलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो फील्ड का डायग्राम होगा, अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो देखो वो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड को थोड़ा सा रिपेल कर रहा है, अपने अंदर उस फील्ड को थोड़ा सा अपोज कर रहा है। तो ये डायग्राम याद रखना। डायमैग्नेट अब क्या है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ एक 3 डायग्राम दे देंगे कि बताओ इनमें से डायमैग्नेटिक, 4 डायग्राम दे देंगे, बताओ इसमें से डायमैग्नेटिक के लिए मटेरियल के अंदर फील्ड का डायग्राम कौन सा सही है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पेपर बनता है। और एनसीईआरटी तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए हमारे लिए भगवान समान है। बात समझ रहे हो, थ्योरेटिकल चैप्टर अगर कोई होता है तो एनसीईआरटी का एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक फुल स्टॉप, एक एक एक्सक्लेमेशन मार्क, सब कुछ अपने को पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल टॉपिक में एनसीईआरटी बिल्कुल भगवान समान होगी। ठीक है, उसे सुबह शाम उसके दर्शन करने हैं आपको एनसीईआरटी के। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। नॉन थ्योरेटिकल में कुछ नहीं करना है, नॉन थ्योरेटिकल में नहीं भी देखोगे, सिर्फ क्वेश्चंस कर लोगे तो चल जाएगा। चलो अब डायमैग्नेटिज्म का एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसे आप पढ़ना जब भी टाइम मिले। बहुत सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसे आप पढ़ना और पढ़ने के बाद उसे एक बार नोट करना। यहाँ तक आपको मार्क करना है। एक्चुअली मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग आपको समझा देता हूँ। क्या होता है कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जब वो घूमते हैं, हाँ पूरा लिखना है, मतलब लिख भी सकते हो और एनसीईआरटी में मार्क भी कर सकते हो। पर प्रॉब्लम यही, आधा टॉपिक है एनसीईआरटी में, आधा आपके क्लास नोट्स में, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो इसलिए जब एक बार लिखोगे ना, याद भी हो जाएगा और आप याद भी कर लोगे पूरा टॉपिक आप अच्छे से।
और एक ही जगह पे लिखा रहेगा तो आपको बार बार रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, देखो इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, याद है? जब वो घूमते हैं तो वो करंट कैरिंग लूप के समान होते हैं, बता चुके हैं लास्ट चैप्टर में, याद आ रहा है? तो उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है जिसके ऊपर अपने बोस मैग्नेट्रॉन वगैरह पढ़ा भी था। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एटम के पास पहले से कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, बट जब आप फील्ड लगाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा हो जाती है, और उसके चक्कर में क्या होता है, इसके कारण जो होता है, इसके कारण एक नेट मैग्नेटिक। हमारी वॉइस रोबोट जैसी आ रही है, क्या बात कर रहे हो? हेलो। क्लियर है? हाँ क्लियर है ना, वही तो। ये जिनका नेट खराब होगा उन्हें दिक्कत आ रही होगी। हमारी वॉइस हमारे एंड से बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि जब आप क्या करते हो, एक शॉर्ट में आप बस इसको याद रख लो, इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ टॉपिक हो जाता है ये। इसमें आपको कोई क्वेश्चन बनता हुआ नहीं मिलेगा, बस आप इतना याद रखना कि इनके पास डायमैग्नेटिक में सिंपल सी बातें कोई पूछे तो एटम के पास पहले से कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, पर जब आप फील्ड लगाते हो तो उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यही लिखा हुआ है जो आपको पॉइंट याद करना है। देखो क्या याद रखना है इसमें से, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट तो वैसे जीरो होता है एटम के पास। एटम के पास वैसे कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, बट क्या होता है अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसीलिए वो रिपल्शन होता है। रिपल्शन मतलब जो आपने पढ़ा था, फिर मैंने आपको बताया था, ये याद कर लेना। कुछ डायमैग्नेटिक का एग्जांपल कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है, ठीक है? अब क्या होता है, ये जो डायमैग्नेटिज्म होता है ये हर सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, बट होता क्या है, कुछ सब्सटेंसेस में डायमैग्नेटिज्म के साथ साथ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो डायरेक्ट डोमिनेटिंग होती है। उस चक्कर में ऑन अ नेट अगर हम बोलें तो मैग्नेट जो मतलब मटेरियल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये जो डायमैग्नेटिज्म होता है वो ऑलमोस्ट हर पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर एविडेंट होता है, बट वो इफेक्ट इतना वीक होता है कि उसको डोमिनेट करने वाले इफेक्ट्स मटेरियल के अंदर जैसे पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं वो हो जाते हैं, इसलिए नेट में मटेरियल को हम फिर पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। पर ये अपने काम का नहीं है, ठीक है? ये अपने काम में नहीं आएगा। अपने को यहाँ तक ये याद करना है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपने को याद करने हैं। हाँ, ये जरा इंटरेस्टिंग चीज है, इस पर नजर डालो जरा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है ये जिस पे हमें नजर डालनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा शानदार जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर आप शायद इंजीनियरिंग में, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एक, कई बार क्या होता है हर ब्रांच के साथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जब कभी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेने का मौका मिलेगा तो आपको जरूरी सब्जेक्ट मिलेगा जो एक सेमेस्टर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ सकता है। अभी अपने को ज्यादा कुछ इसमें पता नहीं करना है, समझना नहीं है, बस इसमें एक ही बात पता करनी है अपने को, ये कुछ मेटल्स होते हैं जिनको अगर हम बहुत लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो वो परफेक्ट कंडक्टर्स बन जाते हैं विद जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग है। हम सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टरों का भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर। मतलब ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको अगर हम क्या करें, मेटल्स को अगर हम बहुत कम टेम्परेचर पे कूल कर दें तो वो परफेक्ट कंडक्टिविटी और साथ में परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब पता है क्या है? काई की वैल्यू -1 से 0 लिखी थी अपन ने डायमैग्नेटिक के लिए, -1। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो जो काई होगा इनका हो जाएगा -1। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 + काई, म्यू आर। 1 + काई आज ही अपन ने इक्वेशन पढ़ी, वो हो जाएगी 0। रिलेटिव परमेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है? इनके अंदर कोई फील्ड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि म्यू 0 हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर। अब म्यू आर 0 होने से म्यू 0 हो गया। अब म्यू 0 होने का मतलब क्या है? म्यू 0 होने का मतलब क्या है, याद है? फील्ड इक्वल टू म्यू इंटू एच। म्यू 0 होने का मतलब इनके अंदर नेट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगी। तो ये क्या करेंगे,
मैग्नेट को रिपेल करेंगे और मैग्नेट से रिपेल होंगे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको डिस्कवर किया था इन भाई साहब ने, मैसनर भैया ने, और उसी के नाम पर ही इफेक्ट दिया गया है। तो एक बार ये जरूर पढ़ लेना, याद भी कर लेना, इस पर कभी कोई छोटा मोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम बोलते हैं मैसनर इफेक्ट। ठीक है। और इसका यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ट्रेन्स होती है ना जो पटरी के ऊपर चलती है, थोड़ा सा, हाँ, मैगलेव ट्रेन्स, थोड़ा सा डिस्टेंस पे चलती है वो। तो इसे पूरा नोट कर ही लेना, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ भी लेना। हालांकि ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें क्वेश्चन की, सिवाय इसके कि सुपर कंडक्टर आपसे पूछ लें कि बताओ सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक होते हैं कि पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, पता होना चाहिए। सुपर कंडक्टर का काई कितना होता है, -1, ये पता होना चाहिए। रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, 0, ये पता होना चाहिए। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैसनर इफेक्ट। ये सब कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे हम पैरामैग्नेटिज्म की। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, और दे हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसका मतलब ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। जैसा मैं आपको बताया था ना, एल्यूमिनियम वगैरह, आपको याद आ रहा है, एल्यूमिनियम वगैरह का एग्जांपल बताया था कि ये सब क्या होंगे, मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होंगे, पर आपको पता नहीं चलेगा, बहुत वीक होता है क्योंकि देखो काई कम है बहुत। तो बहुत वीकली अट्रैक्ट होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। नोट जरूर करना, याद जरूर करना। वैसे आपको याद हो ही गया था, जब मैंने स्टार्टिंग में 3 मटेरियल बता दिए थे, आपको याद हो गया था। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके पास अपना एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके पास अपना खुद का एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि रैंडम थर्मल मोशन के कारण, हीट के कारण, जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, हीट के कारण, सब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होते हैं, सब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं। सबके पास अपना मैग्नेटिक डाइपोल है, एटम्स के पास इसमें पहले से ही प्रेजेंट होता है इनके पास मैग्नेटिक डाइपोल। पर ये सब अब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो नेट में रिजल्ट क्या आता है, नेट में कोई नेट मैग्नेटिज्म नहीं होता है। पर जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, तो क्या होता है बताओ, लो टेम्परेचर पर ये जो इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल होते हैं, ये सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जो आज अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। एम नेट 0 होता है शुरू में, फिर सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं ये सब। अच्छा, डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा था, डायमैग्नेटिक में उनके पास पहले से कुछ था ही नहीं, पहले से उनके पास कुछ होता ही नहीं है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस है ना, डायमैग्नेटिक के पास पहले से कोई एटम के पास डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, एटम ओवरऑल नेट उनके पास मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। पर कुछ ऐसा होता है कि जब फील्ड लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करने लग जाते हैं। पर पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा है, पैरामैग्नेटिक में पहले से ही उनके पास एक रैंडम डायरेक्शन में सबके पास मैग्नेटिक मोमेंट था, और फील्ड लगाने पर वो सब सेम डायरेक्शन में आ गए। सेम डायरेक्शन में आने से क्या हो गया, समझ में आ रहा है, सेम डायरेक्शन आने से अब आपके पास एम नेट जनरेट हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद यहाँ तक आपको मार्क करना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कुछ आपको मार्क करना है। और अब इसके बाद आप ये चीज देखो, इसमें क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए, हालांकि ये ज्यादा कुछ होता नहीं है, 1 पार्ट इन 10 की पावर 5, जो फील्ड लाइंस अंदर होती है ना, ज्यादा स्ट्रांग होने लग गई। देखो ये लिखा है, द फील्ड लाइंस इनसाइड आर एनहेंस्ड। क्योंकि अपन ने देखा ना, इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में जाकर फील्ड लाइन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो फील्ड लाइंस थोड़ी सी एनहेंस होगी, पर आपको ये एनहेंसमेंट ज्यादा दिखेगा नहीं, वो दिखेगा 1 पार्ट इन 10 की पावर 5, मतलब 10 की पावर 5 फील्ड लाइन में एक फील्ड लाइन बढ़ के आएगी। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। जैसे आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम में इन्होंने बताया है कि किस तरह से बाहर की फील्ड लगाने पर अंदर की फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये स्ट्रांग क्यों हो रही है फील्ड, देखो, फील्ड लाइंस पास में बनाई है। पास में बनाने का मतलब क्या है, फील्ड लाइन पास में बनाने का मतलब याद आ रहा है, फील्ड लाइन जितनी ज्यादा डेंस होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी। बस वही बता रहे हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि खुद के मैग्नेटिक मोमेंट
भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको एक बार अपनी तरफ से पढ़ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बचा है, 15-20 मिनट्स का काम बचा है, इसको अपनी तरफ से एक बार पढ़ना, और इसे फिर हम लोग थर्सडे के दिन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पैरा में अभी तक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अभी तक आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके आगे का भी कुछ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर यहाँ तक जितना मार्क करवाया मैंने, ये भी लिख लो कि व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या जाएंगे, वो वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेंगे। बस यहाँ तक मार्क करना है। इसके आगे ये क्यूरीज लॉ क्या होता है और ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हम आपको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ, एक और होमवर्क है आपके लिए। लेंस लॉ, लेंस लॉ का बेसिकली मैं आपको लिंक दे दूंगा। लेंस लॉ मैं चाहता हूँ कि आज आप उस लिंक से देखकर लेंस लॉ कंप्लीट कर लो। सिर्फ इतना सी असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, इतना छोटा सा काम दे रहा हूँ कि लेंस लॉ आपको मैं शाम तक, इवनिंग तक, मेरी क्लासेस जब मैं फ्री होता हूँ, आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। उस लिंक के हेल्प से आप लेंस लॉ आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो अपन एक क्लास, बस अपन चाहते हैं कि एक क्लास अपन और आगे हो जाए। वैसे तो अपना ये सिलेबस में जो है यहाँ तक ही आ रहा है अपना मैग्नेटिक मटेरियल्स तक, राइट, बट आपको लेंस लॉ का मैं आज एक रिकॉर्डिंग दूंगा, वो आपको कंप्लीट करनी है। चलो, इसको यहाँ पर अब पॉज करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।